हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैपिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये है चैप्टर नंबर 12। इसमें टोटल हम 13 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, देन करंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, combination of resistors, domestic electric circuits, heating effects of electric current, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन से। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब चार्जेस हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रेस्ट में या मूविंग में। रेस्ट चार्जेस की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और मूविंग चार्जेस की स्टडी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। ये एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि हीटिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, या मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 3000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर थे थेस, उनके द्वारा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी वर्ड की, तो ये विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के बारे में बताया था, जो कि 1600 AD में उन्होंने बताया था। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड एक्चुअल में ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एम्बर। एम्बर की इमेज आपको सामने दिखाई दे रही है, ये एम्बर है। अब इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के द्वारा कैरी किया जाता है। चार्जेस हमारे टोटल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कोलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। 1 कोलम को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से: द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q = I × T से, जहाँ पे Q इलेक्ट्रिक चार्ज है और I इलेक्ट्रिक करंट, T हमारा टाइम है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में पहली दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपोजिट चार्जेस यानी कि माइनस और प्लस जो कि आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, और सेम चार्जेस लाइक चार्जेस यानी कि माइनस माइनस जो कि आपस में रिपेल हो रहे हैं। ये सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज़ थी। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग केवल इतना जान लीजिए कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो वो सिंपली एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करते हुए ऐड किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए Q1 4 कॉलम है, Q2 2 कॉलम है, और Q3 की वैल्यू 5 कॉलम है। तीनों अलग अलग चार्जेस हैं और हमें टोटल चार्ज चाहिए, तो हम इन तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे एल्जेब्रिकली, और इनका सम आएगा 4 + 2 + 5 = 11 कॉलम। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है एडिटिविटी की। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिंपल प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ज होता है, जैसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा बेसिक चार्ज की जो वैल्यू होती है उसके इंटीजर के मल्टीपल के इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है
Q इज इक्वल्स टू एन ई से, जहाँ पर n हमारा इंटीजर होता है और E हमारा चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। करंट को समझने से पहले हम ज़रा एटम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक साइंटिस्ट गर्ल है जो एटम को ऑब्जर्व कर रही है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उसे यहाँ पे टोटल 3 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्विंग स्टेट में है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल कहा जाता है इसको। अब देखिए एटम पे यहाँ पे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन एटम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी ओवरऑल एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है। वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम हमारा न्यूट्रल हो जाता है। इसी एटम की हेल्प से अब हम जानेंगे कि हमारा करंट कैसे फ्लो करता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक एटम है हमारे पास जिसमें सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मेटल में ये फ्री स्टेट में होता है और यही जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं करंट की डेफिनेशन और डायरेक्शन की। डेफिनेशन की अगर बात करें तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस इन कंडक्टर। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का क्या रेट है या फिर कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो करते हैं, वही आपका करंट कहलाता है। इसे हम मैथमेटिकली I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे क्यू चार्जेस और टी टाइम है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनली जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बताई जाती है, जो कि 100% करेक्ट भी है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कुछ भी फ्लो नहीं करता है। कुछ भी इन द सेंस कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो नहीं करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसे हम करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है और एक्चुअल में यही पार्टिकल है जो करंट के फ्लो में मूव करता है। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। इसलिए फाइनली अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली मानी जाती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। बट एक्चुअल में अगर हम पार्टिकल्स के टर्म्स में बात करें तो केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं करंट के फ्लो में, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होता है। चलिए बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट की, जो कि है एम्पियर, और इसका रिप्रेजेंटेशन है ए। एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो एम्पियर कहलाएगा। 1 कूलम मीन्स 6.241 इंटू 10⁻18 चार्जेस। मैथमेटिकली 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू
1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। करंट को ज़्यादातर मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है, जो कि बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के। और माइक्रो एम्पियर में भी हम इसे मेजर करते हैं, जो कि बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर के। करंट को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो ये थी आपकी करंट की कहानी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको स्क्रीन पे 2 चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, +Q और -Q। +Q चार्ज से रेस दूर जा रही हैं और -Q चार्ज की तरफ आ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे 2 चार्जेस की हमने बात की है, जिनमें से पहला इलेक्ट्रिक चार्ज वो है जिसके आसपास की स्पेस की बात की जा रही है, और दूसरा चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है जो स्क्रीन पे दिखाए गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कुछ दूरी पर रखा गया है, जिसे हम यहाँ पे डेफिनेशन में अनदर चार्ज के नाम से जान रहे हैं। ये अनदर पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है, इस पर पहले से मौजूद हमारा ब्लू पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन की फोर्स लगाएगा और ये फोर्स कुछ दूरी तक लगेगी। सिमिलरली मान लीजिए नेगेटिव चार्ज अगर है हमारे पास, तो स्क्रीन पे मौजूद ब्लू नेगेटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा होगा और वो भी कुछ दूरी तक ही लगेगी। तो बेसिकली ये जो स्पेस है, ब्लू कलर के चार्जेस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके अराउंड जो स्पेस है जहाँ तक ये रिपल्सन की फोर्स काम कर रही है, वो पूरी स्पेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंडक्टर। कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली। कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो हो जाती है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। एग्जांपल्स की बात करें कंडक्टर्स की, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जिनमें से कुछ है मेटल्स, ह्यूमंस एंड अर्थ। ये तीनों आपके कंडक्टर्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल कंडक्टर्स के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेटल्स, ग्रेफाइट्स, मर्करी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये सब कंडक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। कुछ एग्जांपल्स इंसुलेटर्स के आपके सामने हैं, रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, वुड, ये सब इंसुलेटर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसे कि रिप्रेजेंट किया जाता है V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले ज़रा आपके सामने स्क्रीन पे 2 एनिमेशंस हैं, इन्हें समझ लीजिए। इन एनिमेशंस में अगर आप कुछ ध्यान से देखें, ऊपर वाले एनिमेशन में -50 जूल लिखा हुआ है और नीचे वाले एनिमेशन में 30 जूल लिखा हुआ है। -50 जूल और 30 जूल, ये जो डिफरेंस है वर्क का, इन दोनों में क्यों आया है, ज़रा इसको समझिए। आपके सामने यहाँ पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ऊपर की तरफ +Q और नीचे -Q। दोनों ही चार्जेस के पास हमने छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस ला के रख दिए। अब अगर हम ऊपर वाले +Q चार्ज को देखें, तो उसके पास जो छोटा सा +Q चार्ज रखा हुआ था, वो ऑटोमेटिकली उससे दूर जाने लगा। लेकिन इसके विपरीत नीचे वाले में अगर हम देखें, तो जो छोटे से पॉजिटिव चार्जेस -Q के पास रखे हुए थे, नेगेटिव चार्ज के पास रखे हुए थे, उन्हें उस नेगेटिव चार्ज से दूर करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लग रही है, जो कि +30 जूल के वर्क डन के बराबर है। ऊपर वाले केस में -50 जूल वर्क डन है, इसका मतलब वहाँ पे हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ रहा, चार्ज ऑटोमेटिकली उससे दूर जा रहा है। ये जो डिफरेंस आपको वर्क डन में दिखाई दे रहा है, यही पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसीलिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, द वर्क इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक वर्क डन होता है यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, यानी कि अगर हम यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करेंगे वो वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन ये जो यूनिट चार्ज है ये हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन हमने किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q से। यूनिट की अगर बात करें तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस की। स्क्रीन पे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेड कलर की डॉट्स मूव कर रही हैं। एक्चुअल में ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करते हुए जा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम वर्क डन भी कहेंगे। मान लेते हैं किसी पॉइंट ए पर उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है V1। जब वो इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो बी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल हो गया V2। तो अगर हमें ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो हम सिंपली V2 माइनस V1 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन बनी है वो कुछ इस तरीके से है, द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट जो कि ए माना था हमने टू अनदर पॉइंट जो कि बी माना था इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस और इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है, और वोल्ट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। अगर हमें केवल एक कूलम चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन है वो 1 जूल करना पड़ रहा है, तो ये आपका 1 वोल्टेज या 1 वोल्ट के बराबर होगा। मैथमेटिकली अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम करेंगे कुछ इस तरीके से, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहाँ पे W है वर्क डन और Q है चार्ज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चार्ज सॉरी। चलिए अब बात करते हैं सेल एंड बैटरी की। सेल और बैटरी दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होते हैं, यानी कि इन्हीं की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। जैसे कि सेल की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड इट ड्यू टू द इंटरनल केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ये इनके अंदर की केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेल में एनोड कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक पे ऑक्सीडेशन और एक पे रिडक्शन होता है। अगर हम एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है बैटरी। कुछ इस तरीके से ये सेल का रिप्रेजेंटेशन था और ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक से ज़्यादा सेल हमने जोड़ दी है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। एक ऐसा सिस्टम या ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें अलग अलग कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टिंग वायर्स हो सकते हैं, फ्यूज़ हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, बल्ब हो सकता है, बैटरी हो सकती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे बल्ब, रेसिस्टर, बैटरी, स्विच ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और इसी के राइट हैंड साइड में यहाँ पर इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा गया है जो कि हम कॉपीज़ में बनाते हैं, और एग्ज़ाम में भी हमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही बनाना है। एक्चुअल डायग्राम हम कभी नहीं बनाते, और ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, इन सिंबल्स को आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये सिंबल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं
इनका डायग्राम आपको बना कर दिया जाएगा और आपसे इनका नाम पूछ लिया जाएगा। इसीलिए ये सारे सिंबल्स आप याद कर लीजिए। सेल, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टेंस, क्लोज स्विच, ओपन स्विच। इनमें से रेसिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं। जिनमें से सबसे पहला है अमीटर। यहाँ पे जो स्क्रीन पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ए सिंबल से जो रिप्रेजेंट किया गया है ये अमीटर है। और अमीटर हमारा करंट मेज़र करने के काम आता है। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं करंट मेज़र करने के लिए। और ये करंट जो मेज़र करता है वो एम्पियर्स में मेज़र करता है, यानी करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। अमीटर को ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ, जिस सर्किट का हमें करंट मेजर करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के, जिस सर्किट के पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेज़र करना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में Z और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेज़र किया है वोल्ट मीटर की हेल्प से। इस सर्किट का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें एक बैटरी, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलली हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। और ये सबसे ऊपर हमने बैटरी बनाई है, इस सर्किट में बैटरी कनेक्ट की है। और ये नीचे की साइड में पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टॉपिक नंबर 9, ओम्स लॉ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। ज़रा एक एनिमेशन है, इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। इसमें ऑरेंज कलर में करंट आपको दिखाया गया है, रस्सी पकड़े हुए रेसिस्टेंस आपको दिखाया गया है, और ग्रीन कलर में वोल्टेज है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस अपनी ताकत बढ़ा रहा है, यानी रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऑरेंज कलर में जो करंट है उसका फ्लो कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी रेसिस्टेंस अपनी पावर कम करता है और पोटेंशियल बढ़ता है, तो पोटेंशियल बढ़ते ही यहाँ पे करंट का फ्लो बढ़ जा रहा है। जिससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर पोटेंशियल हमारा बढ़ता है तो करंट का फ्लो भी हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। या फिर इसे दूसरी भाषा में कहें तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। यानी कि करंट या पोटेंशियल में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यही है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मीन्स वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फिज़िकल कंडीशंस और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, या फिर करंट अगर बढ़ रहा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। इस इक्वेशन को हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, that is V is directly proportional to I and therefore V is equals to IR। R यहाँ पे इसीलिए आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है, जिसके अगेंस्ट में एक कांस्टेंट आया R यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। R जो है किसी भी कंडक्टर का गिवन टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट होता है और इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो अपोज करती है करंट के फ्लो को। यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को कम करने का काम
रेसिस्टेंस करता है। जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा करंट का फ्लो कम होता रहेगा। बात करें रेसिस्टेंस की यूनिट की, तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। इसको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये था ओम्स लॉ, जिसमें V=IR इक्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशंस के। लिमिटेशंस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, केवल थ्योरेटिकल है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ की जो पहली लिमिटेशंस है वो है कि ओम्स लॉ केवल ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। ओमिक कंडक्टर्स यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर। ओम्स लॉ डू नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा लिमिटेशन, ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड व्हेन द फिजिकल कंडीशंस चेंजेस या वेरीज, यानी अगर आपकी फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाती है तो वहाँ पे ओम्स लॉ आपका ये केवल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही वैलिड है और हाई टेम्परेचर पे भी ये फेल हो जाता है। चलिए देख लेते हैं ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। V=IR, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में R की वैल्यू 1 है और अगर हमें किसी और R की वैल्यू के लिए ग्राफ बनाना है तो हम जैसे मैथ्स में बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। V और I हम यहाँ पे वेरिएबल की तरह कंसीडर करेंगे और R की वैल्यू ले लेते हैं 2। अब R की वैल्यू 2 के लिए V और I की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके हम यहाँ पे पॉइंट्स को निकाल लेंगे। जैसे V की वैल्यू 0 पुट की तो I 0 आ गया, और V की वैल्यू को अगर हम 2 लेते हैं तो I की वैल्यू 1 आती है, या फिर I की वैल्यू को 1 अगर पुट करेंगे तो V की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं I की वैल्यू 3 है, तो 3 पे जो V यानी पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए पॉइंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेम वाई एक्सिस पे भी हम पॉइंट्स को इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा V0 और I0, तो जो कि ओरिजिन पे आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा V2 और I की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू 1 और V की वैल्यू 2 का पॉइंट ये हमें मिल गया। नेक्स्ट है हमारा I की वैल्यू 3 एंड V की वैल्यू 6, तो करंट हमने 3 ले लिया और पोटेंशियल का वैल्यू हमने 6 लिया। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा V=IR का ग्राफ बन जाएगा, और ये ग्राफ R की वैल्यू 2 के लिए बनाया गया है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पोटेंशियल और करंट के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हमें पहला पोटेंशियल और करंट का रिलेशन निकालना है और सेकंड में रेसिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ में देखिए एक पॉइंट है 0.5, 2, जहाँ पे 0.5 करंट है और 2 आपका पोटेंशियल है। तो हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ V=IR, जिसमें V की वैल्यू 2 हमने पुट करी एंड करंट की वैल्यू 0.5 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इससे हमारा रिलेशन बन जाएगा 2 = 0.5 × R। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 2/0.5, यानी कि 4 ओम। ये हमारा रेसिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस हैं। ज़रा इन दोनों क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़िए, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें से सबसे पहला है आपका लेंथ, सेकंड फैक्टर है नेचर, और थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
नेचर और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा फैक्टर है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंबाइन कर दें तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रेसिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो जो है आपका एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। और इसका फॉर्मूला हमारा रेसिस्टेंस के फॉर्मूले से ही बन जाता है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। बात करते हैं रेसिस्टिविटी की यूनिट और फैक्टर्स की। तो रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो है ओम मीटर। और फैक्टर्स की अगर बात करें तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर। यानी रेसिस्टिविटी नेचर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। कंडक्टर्स हैव लो रेसिस्टिविटी, इंसुलेटर्स हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर्स रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं रेसिस्टिविटी कुछ अलग अलग मटेरियल्स की। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें कंडक्टर्स, एलॉयज़, इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटीज़ दे रखी है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टिविटीज़ हैं जो आप याद कर लेंगे और आपके न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ये आपको एग्ज़ाम में दिखाई दे सकती हैं। इस चार्ट में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी है वो लो होती है, एलॉय की मॉडरेट रेसिस्टिविटी होती है और इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी हाई होती है। चलिए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये कॉम्बिनेशंस टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। चलिए पहले हम देख लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशंस को। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आपके सामने टोटल 3 रेसिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। इन तीनों रेसिस्टेंस को हमने सिंगल लाइन में कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर के साथ। अब इन तीनों ही रेसिस्टर्स में करंट सेम फ्लो कर रहा होगा, यानी कि अगर रेसिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब उन तीनों रेसिस्टर्स में करंट सेम फ्लो करेगा। और बात करें हम इन तीनों रेसिस्टर्स का टोटल रेसिस्टेंस निकालने की, तो वो सिंपली हम एडिशन से निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल R1 की वैल्यू ले लेते हैं 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम और R3 की वैल्यू 5 ओम। तो जो टोटल रेसिस्टेंस हमारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे आएगा वो इन तीनों का सिंपली एडिशन आ जाएगा, यानी कि 2 + 3 + 5 ओम, जो कि 10 ओम के बराबर होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने 3 रेसिस्टर्स लिए हैं, R1, R2, R3। तीनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलली। पैरेलली में जो हमारा करंट होता है वो तीनों रेसिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लेते हैं I करंट हमारा टोटल करंट है जो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस सर्किट का सिंपल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें 3 रेसिस्टर्स हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे और हमारा करंट फ्लो होगा इसी सर्किट में। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करंट डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ एक और ख़ास बात होती है, वो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो रेसिस्टर्स हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं उन रेसिस्टर्स के एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब है R1, R2, R3 इन तीनों रेसिस्टर्स के एंड पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। अब अगर हमें तीनों रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो हम वो सिंपली रिवर्स करके ऐड कर देंगे, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो वो लगाए जाते हैं ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शंस, क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस सीरीज़ कनेक्शन के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक डिवाइस हमारा पैरेलल कनेक्शन में काम करना बंद कर देता है तो बाकी के डिवाइसेस हमारे नॉर्मली काम करते रहेंगे। दूसरा, हम हर एक डिवाइस के लिए इंडिविजुअल स्विचेस लगा सकते हैं और उन्हें इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर डिवाइस। तीसरा, हर एक अप्लायंसेस को पैरेलल सर्किट में 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई दी जा सकती है। और चौथा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है हमारे घरों में वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से करंट की सप्लाई ज़्यादा मिलती है। ये थे हमारे पैरेलल कनेक्शंस के फ़ायदे। अब देखते हैं सीरीज़ कनेक्शन के नुकसान या डिसएडवांटेजेस। पहला, अगर सीरीज़ में कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो बाकी के सारे डिवाइस भी बंद हो जाएंगे। दूसरा, सीरीज़ में सभी अप्लायंसेस का सिंगल स्विच होता है जिसकी वजह से हम उन्हें इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तीसरा, सीरीज़ कनेक्शन में सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्टेज का सेम पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे सर्किट बड़ा होता जाता है पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। और चौथा डिसएडवांटेज ये है कि सीरीज़ में ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है जिसकी वजह से करंट की पावर सप्लाई कम हो जाती है। तो इसलिए इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह से हम घरों में पैरेलल कनेक्शंस लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि हम देखेंगे कि करंट की वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अपने हिंड्रेंस के कारण या उस कंडक्टर के ऑब्स्टेकल्स के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना पड़ेगा। और इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन करंट ने किया, जो एक्स्ट्रा वर्क करंट ने किया, वही हमें हीट की फॉर्म में मिलता है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये कितने अमाउंट की हमें मिलेगी, ये डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पे। पहला, रेसिस्टेंस। अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें हीट का अमाउंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा, टाइम। अगर हमने करंट को ज़्यादा समय तक फ्लो कराया है तो भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और तीसरा है हमारा अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। आपके सामने यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक हीटर और दूसरा फ्यूज़। अब ये जो तीनों फैक्टर्स हमने पढ़े जिन पे कि हीट का अमाउंट डिपेंड कर रहा है, इन्हीं तीनों फैक्टर्स को मिला के एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम है जूल्स लॉ। और इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है, द हीट प्रोड्यूस्ड in a given resistor या conductor in a given time is proportional to the square of the current, that is H is directly proportional to the I square। अगला स्टेटमेंट है हमारा, the heat produced in a given resistor या conductor by a given current is proportional to the time for which the current exists। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, the heat produced in a given resistor by a given current is proportional to its resistance। हीट के इन तीनों कॉजेस को मिलाकर जो फाइनल हमारा स्टेटमेंट बनता है वो है हमारा H इज टू आई स्क्वायर आर टी। यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। बल्ब एक एप्लीकेशन है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। ये हमारा तीन पार्ट्स में बटा होता है, फिलामेंट, ग्लास बल्ब
एंड बेस ऑफ द लाइट बल्ब। फिलामेंट का जो कॉइल है वो काफ़ी पतले वायर का बना होता है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। बल्ब के अंदर गैस होती है नाइट्रोजन और दूसरी इनर्ट गैस होती है आर्गन। बल्ब के बेस से लेके फिलामेंट तक कॉपर और लेड के वायर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं और हमारे बल्ब को ग्लो कराते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच द वर्क इज़ डन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज़ द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। मान लेते हैं कि हम टी समय में W वर्क कर रहे हैं, तो जो पावर कंजप्शन है वो होगा हमारा W/T। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो हमारा W/Q होता है, जहाँ से W की वैल्यू हमारी आएगी V/Q और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे पावर के फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा हमारा P = V/I। उसके बाद हमने दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई किया, जिसको सॉल्व करने पे जो फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आएगी वो P/T = I²RT। और इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन के आया वो आया H = I²RT, जैसा कि हमने जूस लॉ में पढ़ा था। देयरफॉर H की जो वैल्यू आई वो हमारी P/T यानी वर्क डन के बराबर आ गई। चलिए अब देख लेते हैं यूनिट्स पावर और एनर्जी की। तो सबसे पहले तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट जो पावर की है वो है वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। वॉट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम करेंगे इफ़ द 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, और कमर्शियल यूनिट एनर्जी की जो होती है वो होती है किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस है तो वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये हमारी कमर्शियल यूनिट कहलाती है। और कमर्शियल यूनिट हम यूज़ करते हैं अपने मीटर की रीडिंग्स को निकालने के लिए। 1 किलोवाट हमारा बराबर होता है 36 लाख जूल के, या फिर 3.6 × 10⁶ जूल के। तो चलिए इस टॉपिक के साथ साथ अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी कंप्लीट होता है, वो भी पूरे नोट्स के साथ। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।